Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 10th of November 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about five important topics. The number one is Agartala Akhora rail link. Second is about the deep fake. डीप फेक टेक्नोलॉजी इसको यूज करके जो इमेजेस जो वायरल वीडियोस हो रहा है, फॉर एग्जांपल अबाउट द कैटरीना कैफ का जो इमेज वीडियो है वो वायरल हो रहा है, रश्मिका मंदाना उनका जो इमेज और वीडियो वायरल हो रहा है, तो दैट वाज डन यूजिंग द डीप फेक. So what is this deep fake we'll discuss here. Then we'll be talking about the CBI, that is the Central Bureau of Investigation. After that we'll be talking about diabetes and the psoriasis. तो ये हमारा आज का जो डिस्कशन है उसमें ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले. तो बिफोर वी स्टार्ट अ डिस्कशन, ये हमारा चैनल है आई एस कैफे. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इस चैनल पे हम हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करते हैं. इसी के साथ ज्योग्राफी का स्टैटिक पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है. अभी वहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर्स चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स वहाँ पे चल रहा है, ऑप्शनल के लिए मैथ्स और बॉटनी है. So if you're liking our initiatives, please do support us by liking and sharing our videos and subscribe our channel ISK. Okay. Now, coming to our main topic, the number one is about the Agartala Akhora rail link. Firstly, आप इस मैप को बहुत अच्छे से देख लीजिए. ये हमारा इंडिया है. एक पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं, रफ मैप जो है बनाते हैं. So this is how इंडिया लुक्स लाइक. ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो कुछ कुछ इस तरह से दिखता है. ठीक, so this is a bit like इंडिया. और यहाँ पे आपके पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया है. यहाँ पे आपके पास हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है. Now, if you focus, this northeast India is connected with the rest of the India with just a narrow passage. नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारे बाकी का जो इंडियन मेनलैंड है उसके सिर्फ एक नैरो पैसेज से कनेक्टेड है. दिस पैसेज इज नोन एज द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द चिकन स्नैक. सिलीगुड़ी कॉरिडोर और द चिकन स्नैक. That means you can see the very important geographical area of India, the so much sensitive area of India, is just connected with the mainland via a very narrow Siliguri corridor, but it shares international borders with many countries. For example, China is there, Myanmar is there, Bangladesh is there. तो यहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, ना रोड्स की है ना रेलवेज की है. प्रॉपर डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता है. तो इसी से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया है, दैट इज अगरतला अखोरा रेल लिंक. ठीक है, क्या है ये अगरतला अखोरा रेल लिंक? हाउ विल दिस रेल लिंक बेनिफिट द ट्रेवल टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द अगरतला एट द कोलकाता? तो पहली बात तो अगरतला है, यहाँ पे आपके पास ये त्रिपुरा, यहाँ पे है अगरतला. अगरतला और दूसरा है आपके पास वेस्ट बंगाल का कोलकाता. तो दिस इज योर वेस्ट बंगाल का कोलकाता. यहां से यहां हम एक रेलवे लिंक बनाने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू मेक अ रेलवे हियर फ्रॉम दिस अगरतला ऑफ नॉर्थ ईस्ट टू दिस कोलकाता ऑफ वेस्ट बंगाल. दोनों इंडिया के पार्ट है. बट अगर यहाँ पे आप रेलवे कनेक्टिविटी करवाते हो तो बीच में आ जाता है बांग्लादेश. बीच में यहाँ पे क्या आ रहा है? बांग्लादेश. तो दिस इज द रीजन कि हम इसको इतना कीनली ऑब्जर्व करके क्यों कर रहे हैं. ठीक, so in this topic we'll be talking about the importance of the Nishantapur in the West Tripura. How long has the idea of Agartala Akhura rail link been discussions between the two countries? ये मैप आपने देख लिया कि ये जो पूरा रेलवे लिंक है ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है. दिस इज फ्रॉम दिस अगरतला टू दिस कोलकाता. यहाँ से हम एक रेलवे लिंक जो बना रहे हैं. नाउ अगरतला खोरा रेल कनेक्शन लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली. आफ्टर नियरली 7.5 decades, बांग्लादेश और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है आर सेट टू एस्टैब्लिश द रेल कनेक्टिविटी थ्रू द त्रिपुरा. जैसे हमने बात करी कि ये जो त्रिपुरा है अगरतला में और ये जो आपके पास वेस्ट बंगाल का कोलकाता है, इसके बीच में अगर आपको रेलवे कनेक्टिविटी करवानी है तो इसके बीच में जो बांग्लादेश आ रहा है उसका कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो यही यहाँ पे बात हो रही कि कम से कम 7 साल बाद, 7.5 डिकेड, 7.5 डिकेड्स के बाद में बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं कि वो मान चुके हैं कि दैट वी शुड
said to reestablish the railway connectivity through the Tripura. ये अब जो रेल लिंक है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो दिस रेल लिंक स्ट्रेचेस ओवर 12.24 किलोमीटर. तो इसकी लंबाई कितनी है? 12.24 किलोमीटर विथ 6.78 किलोमीटर डुअल रेलवे गॉज जो कि बांग्लादेश में पड़ता है और 5.46 किलोमीटर आपके पास त्रिपुरा में पड़ता है. मतलब टोटल अगर इसकी लंबाई है वो आपके पास 12.24 किलोमीटर समथिंग, जिसमें से बांग्लादेश के अंदर कितना आ रहा है 6.78 और त्रिपुरा के अंदर कितना आ रहा है 5.46. तो ये जो अखौरा का जो जंक्शन होगा जो कि बांग्लादेश के ब्रह्मपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, इसका एक हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ कॉलोनियल ईरा के टाइम से. The connection was originally constructed in the late 19th century to cater to Assam's tea industry demand for access to the Chittagong port. Very important, very important. हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये अखरतला है, सॉरी अकौड़ा है और ये अगरतला, इसके बीच में आप जो रेलवे लिंक बना रहे हो, ये कोई नया रास्ता नहीं है. इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है. ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें उस वक्त भी ये कनेक्शन जो स्टैब्लिश किया गया था बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास असम है. असम में क्या होता है? चाय का कल्टीवेशन होता है, टी प्लांटेशन होता है. तो ट्रेड के पर्पज से टू कैटर टू असम ट्रेड टी इंडस्ट्री डिमांड फॉर एक्सेस टू द चिटागोंग पोर्ट. तो ये टी को सब जगह पहुंचाने के लिए जो चिटागोंग पोर्ट है यहाँ पे, ये देखो इन दिस मैप यू विल सी, ये रहा आपके पास चिटागोंग पोर्ट. तो इसका एक्सेस मिल पाए इसीलिए ये कनेक्टिविटी तब भी बनाई गई. The project gained momentum in 2010. 2010 में ये प्रोजेक्ट में थोड़ा सा तेजी से काम होने लगा. उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया विद द प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है अबाउट दिस प्रोजेक्ट. अब बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है. व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज सो मच इंपॉर्टेंट. सबसे पहली बात, मल्टी लेवल कनेक्टिविटी. अखौरा is currently well connected by rail, river, road to several industrial areas in Bangladesh, जिसमें ढाका है, चिटागोंग है और सिलहित है. तो बेसिकली अगर हम मल्टी लेवल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मल्टी लेवल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारे पास जो अखौरा है आज की डेट में बांग्लादेश में ये रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है, रोडवेज के थ्रू कनेक्टेड है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाज है बांग्लादेश में वहां पे, जैसे ढाका हो गया. अब ऑब्वियसली कनेक्टिविटी तो ट्रेड बनेगा तो कमाई होगा, पैसा आएगा, कंट्री के ग्रोथ के अंदर काम करेगा. नेक्स्ट इज अबाउट द नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी. एज वी मेंशन्ड, the northeastern region is not connected in a good manner with the rest of the mainland of India. इसी की वजह से वहां पे डेवलपमेंट भी हैम्पर होता है. The rail link to the Agartala is expected to enhance the connections between India's northeast and Chittagong, facilitating the transportation of the goods. Third, shortened route. The Akhora link has the potential to significantly reduce the travel time and distance for the trains traveling to Tripura, Southern Assam, Mizoram, Kolkata, and rest of the India compared to the longer route by the Guwahati and the Jalpaiguri station. So, कुछ unique events जैसे कि this event is unique as it marks the first direct rail connection between the Akhora and Agartala, with the first train anticipated to run between the Nishtantapur and the Gansa Sagar station. हमने बात करा बेनिफिट का. अब इसी के साथ कमर्शियल बेनिफिट क्या है? देखो सीधी सी बात है, जहां से भी आपके पास कनेक्टिविटी बढ़ेगा वहां पे ट्रेड होगा. ट्रेड अगर होता है तो विद रिस्पेक्ट टू द सरप्लस ट्रेड, जिस भी कंट्री को सरप्लस ट्रेड होगा वहां पे फायदा होने वाला है. द रेल लिंक इज एक्सपेक्टेड. देखो हमारे पास 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है. एक हमारे पास है रेलवे, एक हमारे पास होता है वाटरवे, फिर हमारे पास आता है रोडवे एंड देन हमारे पास आता है एयरलाइन या फिर एयर. तो चीपेस्ट जो सोर्स होता है ट्रेड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो हम करते हैं वो होता है वाटरवे. शिप्स के थ्रू सामान आता है जैसे कि ऑयल के कंटेनर्स आते हैं. फिर आता है आपके पास रेलवे, रोडवे और एयरवे. तो ये वो एरिया जहाँ पे वाटरवेज तो हम ज्यादा नहीं लगा सकते. ज्यादा क्या मतलब दिस इज लाइक मेनलैंड के अंदर है. तो दूसरा हमारे पास क्या आता है रेलवे. तो रेल कनेक्टिविटी बढ़ते इट विल डेफिनेटली बूस्ट द इंडियन बांग्लादेश ट्रेड इन वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, टी है, sugar है, construction items, iron and steel and consumer goods while also fostering people to people relations. Connectivity बढ़ेगी. This rail route is seen as significant initiative
to enhance the India's connectivity with the Southeast Asian region, holding potential for the regional economic growth. So how many connectivity routes are operational now? ये तो हमने एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात करी। इसके अलावा और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो दोनों रीजन्स के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में आज की डेट में ऑपरेशनल है, यानी कि काम कर रहे हैं या चालू है। एज ऑफ नाउ हमारे पास 5 गॉस कनेक्टिविटी रूट्स है जो कि काम में है अभी, जिसमें से एक है हमारे पास जेदर रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के अंदर, दरसाना तक ये जाता है। फिर आपके पास दानापुर टू पेट्रापोल वेस्ट बंगाल, सिंगाबाद वेस्ट बंगाल टू रोहनपुर, रधिकावार दैट इज द सॉरी राधिकापुर वेस्ट बंगाल टू बीरोल एंड हल्दीबारी से लेके चिल्हटी तक। अब यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन या फिर आप बोल सकते हो अंडरवे काम जो चल रहा है वो कनेक्ट करेगा आपके पास महीहसर रेलवे स्टेशन को इन असम टू दी शाहबाजपुर इन दी बांग्लादेश। तो इसके लिए एक्चुअली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुआ था 2010 में, जब हसीना जो वहाँ के आपके पास लीडर थी वो यहाँ पे विजिट किया था उन्होंने दिल्ली के टाइम पे 2015 में। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पास्ट रिकॉर्ड्स है वो रिवील करते हैं दैट रेल लिंक वाज सजेस्टेड एज अ फार बैक एज 1974। दैट मींस 1974 के टाइम से ये रिकमेंड किया गया था that we must have certain rail connectivity between both the regions with signing of protocol. So the idea then became dormant. 1974 में सजेशन दिया गया that railway link should be there, बट उस टाइम पे ये आइडिया एक डोरमेंट स्टेज में चला गया, यानी उस पर कुछ काम नहीं हुआ, बस आइडिया दिया एंड दैट्स इट, देयर वाज नथिंग डन ऑन दिस आइडिया एंड वुड ओनली बी रिवाइव्ड मेनी इयर्स लेटर जब ट्रेड रिव्यू टॉक्स हुए 1998 के अंदर। तो एज पर रिपोर्ट 1974 में ये आइडिया दिया गया, बट उस टाइम पे इस पर कोई काम हुआ नहीं और बाद में जाके जहाँ पे बहुत सारी ट्रेड रिव्यू को लेके बात हुई दोनों कंट्रीज के बीच में 1998 में इस जो आइडियाज को रिव्यू किया गया और स्टार्ट किया गया। दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है हैज बीन ऑन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हो रहा है, जितना हमेशा से चलता आ रहा था उतना चल रहा है। So there is an interchange of close to 100 cargo trains per month and approximately 2.66 metric tons were sent to Bangladesh in the previous financial year. The major commodities of export include the stone, food grains, china clay, gypsum, maize, onion, and other essential items as and when required from India. For people-to-people ties, facilitating by 3 passenger trains, namely Kolkata Dhaka Metro train है यहाँ पे, कोलकाता खुला बंधन एक्सप्रेस है, न्यू जलपाईगुड़ी ढाका मिताली एक्सप्रेस, ये 3 जो ट्रेन है वो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए आज भी यहाँ पे है। तो क्या यहाँ पे बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर फोकस है रेलवे कनेक्टिविटी के ऊपर? 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इंडिया की, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे दोनों कंट्रीज हैव स्टेप्ड अप द रेलवे कोऑपरेशन। तो यस, कोविड के टाइम से उसके बाद में दोनों कंट्रीज को रियलाइज हुआ दैट देयर शुड बी सर्टेन रेलवे कनेक्टिविटी। This was because the trade via the land border faced abnormal disruption. Because land border के थ्रू जो ट्रेड हो उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखा गया, रेल इमर्ज एज अ प्रिफर्ड cost effective and environment friendly mode of cross border transportation. एशिया डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट का जो एक ब्लॉग है उसके अकॉर्डिंग developments in the cross border rail logistics observe that following the success of movement of goods by rail, a parcel train service was introduced between India and Bangladesh. So basically, in short, we could say that yes, there was a certain focus was done with the respect to the railway connectivity. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है अबाउट द डीप फेक। देखो एलन मस्क जो है उनका काफी टाइम पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था इन विच ही वाज कंसर्न, he warned the world that AI is very dangerous. Artificial intelligence is very, very dangerous. This was warned by Elon Musk. और उसका जो भी रिजल्ट है वो आप अभी देख सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आज की डेट में इतने ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, इतनी ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है विच इज नॉट इवन रेगुलेटेड। और यही एक एग्जाम्पल अभी देखा गया कि साउथ इंडियन की एक एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना और बॉलीवुड
कटरीना कैफ, उनका एक इमेज और जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। सो पर्टिकुलरली क्या था कि एक वीडियो था किसी और का, जिसमें रश्मिका मंदाना का जो फोटो है, जो फेस है, उसको वहां पे लगा दिया गया। सो इट सीम्स, ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं की वीडियो है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं डीप फेक का जो हो रहा है। तो सरकार ने डायरेक्टिव इशू किया है कि अगर कोई भी इंसान डीप फेक जैसी चीज को लेके कंप्लेन करता है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो पूरा वहां से डेटा को हटा देना है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, that how do the deep fake work and what is the technology behind them? What are the implications of increasing use of deepfake by cyber criminals and the scammers? तो 8 नवंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया दैट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज to remove the mocked videos or deep fake from their platforms within 24 hours of complaint being filed in accordance with the requirement outlined in IT Rule 2021. तो 8 नवंबर को भारतीय सरकार ने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि अंडर आईटी रूल 2021 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई कंप्लेंट फाइल करता है, तो वहां के आपको जितने भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, वहां के वो सारी मॉक्ड वीडियो या फिर डीप फेक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट है, आप उसको वहां से तुरंत हटा दें। The instructions came as a deepfake videos of actress Rashmina Mandana and the Katrina Kaif surfaced online within the span of 1 week. तो अब ये डीपफेक क्या है? एक ऐसा टर्म है जिसमें आर्टिफिशियल मीडिया, एक सिंथेटिक मीडिया को यूज करते हैं, डिजिटली मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, जिसमें आप एक पर्सन का इमेज किसी और पर्सन पे ऐड कर सकते हो। एक्चुअली यू कैन डू मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आजकल ऐसे क्राइम भी चल रहे हैं, आई एम using the deep fake technology, using the artificial intelligence। मान लो कि मैंने किसी एक रैंडम साइबर क्राइम करने वाले इंसान ने मेरा जो फोटो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो यूज किया है, एंड दैट पर्सन इज कॉलिंग माय पेरेंट्स। उन्होंने मेरी वॉइस जो है वो यूज करी, उन्होंने मेरा फोटो जो यूज करा, एंड दे आर सेइंग कि वी नीड मनी, आई एम इन हॉस्टल, आई नीड money urgently because my parents will think yes, my daughter is talking because voice is same, main photo is same, the body is same, right? So these type of crime are also going on. So deep fake are created using a powerful techniques from machine learning and AI, such as the deep learning and generative adversarial network. डीप फेक टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कि एंटरटेनमेंट में आप यूज कर सकते हो, एजुकेशन, आर्ट और एक्टिविज्म। इट कैन ऑल्सो पॉज द सीरियस एथिकल एंड द सोशल challenges such as creating the fake news, spreading the misinformation, violating the privacy, and harming the reputation. It may be used to generate the fake videos. It can also be used to impersonate the friend or loved one to trick the individual, जिसमें आप पैसे जो है स्कैमर्स मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि डीप फेक के यूज क्या है, whenever we talk about technology, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे देर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसके यूज से पहले मिसयूज वाला जो सिस्टम है वो ज्यादा चलता है, because there are certain sections which are not aware about the regulatory norms, about the ethical things, about the awareness of that technology. तो यहाँ पे डीप फेक की यूजेस क्या उसको समझेंगे, और फिर यहाँ पे किस तरह से मिसयूज हो रहा है उसको हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो चैलेंजेस है वो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आप फिल्म के अंदर डबिंग कर सकते हो। डीप फेक के जो रियल यूजेस होने चाहिए वो क्या होते हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके आप जो मूवीज जब बनाते हो, एक्टर एक्ट्रेसेस लिप सिंकिंग करते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं ताकि फिल्म बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो, तो उनको उसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है, तो यहाँ पे आप डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। एजुकेशन, deepfake technology can help teachers deliver the engaging lessons by bringing historical figures to life in the classroom. For example, ChatGPT artificial intelligence का जो पार्ट है, उसमें आप अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए, यू कैन क्रिएट द पिक्चर, यू कैन इंस्ट्रक्ट चैट जीपीटी, वो आपको प्रॉम्प्ट बना के देगा, फिर आप उसे थंबनेल जो है आपके चैनल का बना सकते हो। आप पीपीटीज के लिए प्रॉम्प्ट वहां पे बात कर सकते हो, कोई भी एक हिस्टोरिकल फिगर्स जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। So yes, it is helpful a lot in the education. Then when we talk about the art,
Deepfake technology can be used as a creative tool for artists to express themselves, experimenting with the different styles or collaborating with the other artists, right? Then we'll be talking about a deepfake video of the Salvador Dali was created to promote his museum in the Florida. दूसरा इसका यूज हो सकता है ऑटोनॉमी और एक्सप्रेशन के अंदर. Deepfake technology can empower people to control their own digital identity, protect their privacy और express their identity in different ways. क्योंकि यहाँ पे एक ऐप है जिसको बोलते हैं रीफेस. It allows the users to swap their faces with the celebrities or characters in videos or GIF to fun or personalize it. कोई भी मैसेज है उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हो एंड इट्स रीच. Using the deepfake technology can help amplify the voice and impact of people who have important messages to share. For example, मैं दिल्ली में जो क्राइम हो रही है उसके लिए कुछ बोलना चाह रही हूँ. I want to do something for the rape and the criminal activities against the women in the Delhi, and I'm sharing a message which is helpful for the society. I can amplify my message, right? I can, you know, share it to a broader level. Then about the digital reconstruction, public safety, innovation, these are the certain sections. For example, entertainment is there, gaming is there, marketing is there. तो ये सारे सेक्टर्स है जिसमें आप डीप फेक का रियल अच्छा से यूज कर सकते हो. चैलेंजेस कहाँ आ रहे हैं? सबसे पहला बड़ा जो चैलेंज है वो होता है फॉल्स इंफॉर्मेशन का. ये हमने कुछ दिनों पहले बात भी किया था कि किस तरह से मिस इंफॉर्मेशन, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, किस तरह से आप इनको रेगुलेट कर सकते हो सोशल प्लेटफॉर्म पे. तो deepfake can be used to purposefully spread the false information या फिर misinformation, harassment या फिर intimidation, damage and undermine the people. और आप किसी का जो इमेज है वो रेप्यूटेशन टारनिश कर सकते हो. ये जैसे अभी जो केस हुआ था रश्मिका मंदाना वाला, जिसमें एक लेडी थी, आ, उनके जो वीडियो था उनके ऊपर रश्मिका मंदाना का जो फोटो वो लगा दिया गया. और कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पॉर्न वीडियो, उसमें आप किसी का एक नॉर्मल जो गर्ल है, ऑफिस गोइंग लड़की, आप उसका फोटो लगा दीजिए वहां पे. तो इट्स लाइक इमेज टारनिशिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल a picture with your husband and you can replace with your brother. So it tarnished your image, it tarnished your reputation at the social platform. Correct. So this is how it could lead to the reputation tarnishing thing as well, the fabricating evidence if I talk about it. So deepfake can be used to fabricate the evidence, which can be used to defraud the public or the harm state security. Right? Now, फाइनेंशियल फ्रॉड इट इज वेरी कॉमन. आप ऑब्वियसली किसी से भी पैसा मांग सकते हो. तो क्या यहाँ पे कोई रूल्स है या फिर सरकार इसको किस तरह से कंट्रोल करती है? तो एक तो है आपके पास आईटी एक्ट 2000 का और एक है आईटी रूल 2021 का. एक्ट है 2000 का और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे आपके पास 2021 का. दोनों आईटी एक्ट और आईटी की जो रूल्स है वहां पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है दैट विच प्लेस द ओनर्स on the social media intermediaries to ensure such deep fake videos or photos are taken down as soon as possible. So in that instruction it is clearly said, it is clearly mentioned कि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई फोटो which is like in a fraud way or a deep fake, उसको जितना जल्दी आप सोशल प्लेटफॉर्म से हटा सकते हो उतना जल्दी आपको वहां पे हटाना होगा. अगर इन केस ऑफ फेलियर अगर आप ऐसा नहीं करते हो, या तो आपको 3 साल की जेल में सजा हो सकती है या आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना वहां पे देना पड़ेगा. अब इसकी जो रूल्स है उसके कुछ सेक्शन की बात करते हैं. आईटी एक्ट जो है 2000, उसका सेक्शन 66D. इस एक्ट के तहत एनीवन हु चीट्स बाय पर्सोनेटिंग यूजिंग अ कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर रिसोर्स, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा 3 साल का और 1 लाख रुपए का जुर्माना. Rule 3, Clause 1, Subclause B. The rule mandate that social media intermediaries must ensure that the users of their platform do not host any content which impersonate another person. It requires such content to be taken down within 24 hours. 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी ने कंप्लेंट करी है वो कंटेंट वहां से रिमूव हो जाना चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो कि ये डीप फेक जैसे जो क्राइम हो रहे हैं उसको आप कैसे डील करोगे? पहली बात आप दूसरी कंट्री से सीखो, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर जहां ऐसे क्राइम नहीं हो रहे टेक्नोलॉजी के थ्रू, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज कंट्रीज. द लाइफ साइकिल ऑफ डीप फेक आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. सबसे पहले आपने उसका क्या किया? क्रिएशन किया, फिर आपने उसको डिसमिनेट किया और फिर आपने उसको डिटेक्ट किया. ठीक है, तो ये हो गए 3 स्टेजेस. देयर आर 3 parts in which you can just divide it. The number one is the creation, then the dissemination और फिर यहाँ पे होगा डिटेक्शन.
तो जब मैं एआई रेगुलेशन की बात करती हूँ, इट कैन बी यूज टू मिटिगेट द क्रिएशन ऑफ अनलॉफुल और नॉन कंसेंशुअल डीप फेक. One of the ways in which countries, जैसे कि China, are approaching such regulation is to require providers of deepfake technologies to obtain the consent of those in their videos. तो बेसिकली चाइना जैसी कंट्री क्या करती है कि जो उस वीडियो के अंदर है, अगर आपको कोई डीप फेक के थ्रू इमेज या फोटो या कुछ भी बनाना है, तो आपको उनका परमिशन जो है वो लेना पड़ेगा. Adding the watermark to all the generated AI generated videos, कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है, देन इट इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन शेयर होने से पहले. ठीक, एनहांसिंग द मीडिया लिटरेसी एंड अवेयरनेस, प्रमोटिंग एथिकल रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डीपफेक टेक्नोलॉजी. तो अब ये लोग करते क्यों है? व्हाई पीपल क्रिएट द डीपफेक कंटेंट? maybe it is used to incite the political violence, इलेक्शंस को कम करने के लिए, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनको सेटल करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए. दैट कुड बी एनीथिंग. आप और कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवोक करवाना तो आप वहां पे कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल रिलीजन का बहुत अच्छे इसमें लिंक होता है. क्या होता है कि डीप फेक में अगर आपको टेरर अटैक करवाना है, आप हिंदू मुस्लिम की जो फोटोज इधर उधर कर दो कि मंदिर तोड़ रहा है कोई, वहां पे आपने कुछ रख दिया है, ठीक है, उधर मुस्लिम्स के दरगाह में जाके कुछ फोटो लगा दो, वीडियो लगा दो डीप फेक के थ्रू, तो ऑब्वियसली पीपल विल गेट प्रोवोक. इलेक्शन हैम्पर होंगे, आपके पास जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे. सो दिस इज हाउ दिस कुड बी द मोटो ऑफ द पीपल बिहाइंड डूइंग सच एक्टिविटीज, राइट. तो बाकी कंट्रीज ने इसमें किस तरह से रिएक्ट किया है? यूरोपियन यूनियन ने गाइडलाइंस इशू किया है फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ फैक्ट चेकर्स टू हेल्प एनालाइज द सोर्सेज एंड प्रोसेसेस ऑफ द कंटेंट क्रिएशन. Now coming to the next thing, that is CBI, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, नॉट अ लिम्ब ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सीबीआई के बारे में बात हो रही. सबसे पहले तो सीबीआई है हमारे पास, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इट इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया. जो हमारे यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है और जो लोकपाल है उसको ये असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है. ठीक है, इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू दीज इंस्टीट्यूशन. It functions under the superintendence of the Department of Personnel, Ministry of Personnel, Pension and Public Grievances, Government of India. अब इसके जो फंक्शंस हैं हम इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह काम करती है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. इट डिराइव, इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो करप्शन से रिलेटेड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है. जो भी केसेस इकोनॉमिक या फिजिकल लॉस के साथ इंफ्रिंजमेंट को शो करते हैं वहां पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही होती है. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द डायबिटीज. डायबिटीज को एक्चुअली हमने काफी बार कवर किया है. इन शॉर्ट आई कैन टेल यू, हमारे यहाँ पे पेनक्रियास करके एक ग्लैंड होती है बॉडी में. ठीक है, इन अवर बॉडी देयर इज अ ग्लैंड नोन एज पेनक्रियास. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, या आपके पास जो पेनक्रियास है इट सीक्रेट्स इंसुलिन हार्मोन और द ग्लाइकोजन हार्मोन. ठीक है, so there are two hormones secreted by a pancreatic gland. The number one is about the insulin hormone and the second is about the glycogen. ये दोनों हार्मोन मिलके आपके बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं. तो जब हम इंसुलिन हार्मोन की बात करते हैं, बिकॉज ऑफ या तो इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है, तो डायबिटीज का केस आता है. दूसरा केस है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा है बट वो इंसुलिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. So there are two conditions. Either the insulin is not absorbed or the insulin is not produced. So this is the case for the diabetes. Considering the impact of diabetes on your liver, November 14 will be observed across the world as a Diabetes Day, a senior diabetological day into an emerging concern related to this field, the liver. तो यहीं पे देखो डायबिटीज मेलाइटिस हंगर ये जो है इंसुलिन हो जाएगा. टाइप्स मैंने बात करी कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में यही बता रखा कि एक वो केस है जब इंसुलिन बन नहीं रहा है और एक वो केस है जब आपके पास बॉडी में इंसुलिन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे. फिर एक छोटा सा टॉपिक अबाउट द सोरियोसिस की जो पेशेंट होते हैं, इसमें आपकी क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है. सो व्हाट इज क्रॉनिक ऑटोइम्यून कंडीशन?
ये वो कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी जो सेल्स होती है, हेल्दी जो टिश्यूज होती है उन्हीं को अटैक करने लग जाता है। तो व्हाट इज ऑटो इम्यून कंडीशन? जब आपकी बॉडी में your immune system starts attacking the healthy cells and tissues. So this is about the autoimmune condition. तो ये सोरियोसिस में होता है जिसमें आपके बॉडी में जो आपके पास स्किन जो सरफेस होता है उस पे रैशेस आते हैं, स्कैली पिचेस आता है, इट इज वेरी पेनफुल. It even interfere with your sleep cycle. You cannot even focus or concentrate on the things, right? So what are the causes? It may be because the inflammation I told you about the overreactive immune system. जब आपकी healthy body के जो cells है उसी को ये करने लग जाता है. देन ऑटोइम्यून कंडीशन अभी अभी हमने सीखा. तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था. प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो अबाउट द सोरियासिस एंड it is related to the skin or what. ठीक. So this was all about the today's discussion. Please do subscribe our channel. Thank you so much.